आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। हमेशा हम जब एक होम लोन लेना चाहते हैं तब एक दुविधा आती है, होम लोन ले कि नहीं, क्योंकि लेंगे तो ईएमआईज इतनी हो जाएंगी कि महीने का खर्चा चलाने में मुश्किल होगी, घर वालों को तकलीफ होगी। तो ऐसे में मन करता है कि नहीं, बाद में ले लेंगे। फिर दूसरी तरफ लगता है कि अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, खर्चे है कि बढ़ता ही जा रहा है, घर का किराया है कि बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि आज जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे इसके कारण होम लोन लेना टाल दे, या फिर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज किसी भी तरह से गुजारा करने की ठाने और होम लोन उठा ले। तो आज ना हम होम लोन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। पहला, आपको होम लोन लेना चाहिए या नहीं। सेकंड, कितना लेना चाहिए, कितनी समय के लिए लेना चाहिए। थर्ड, होम लोन लेते समय आपको किन 4 और 5 मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप गलत होम लोन में न फंस जाए। फोर्थ, हम ये जानेंगे कि अगर होम लोन लेने के बाद आपका प्रमोशन हुआ, आपको रिटायरमेंट में ग्रेजुइटी अमाउंट मिला, कुछ भी मिला जिससे आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, तो आपको होम लोन को जल्दी पता देना चाहिए या फिर होम लोन चलते रहना चाहिए, आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। फिफ्थ, हम एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जिससे होम लोन पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। हम जानेंगे कि होम लोन लेने पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे आजकल आप ऑनलाइन होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको अभी होम लोन लेना चाहिए? इसके आंसर 2 चीज़ों में डिपेंड करता है। अगर आप अपने नाम पे पहला घर खरीद रहे हैं, अगर ये आपका पहला घर है और आप खुद से रहने के लिए खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली होम लोन आपको लेना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं। पहला, हम इंडियंस ना बहुत इमोशनल होते हैं खुद के घर के लिए। हमें वो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने खुद का घर खरीदा, इसीलिए आप खुद के परिवार के रहने के लिए घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का सोच रहे हैं। इमोशनल कारणों से भी ये एक अच्छा डिसीजन है। सेकंड, अभी होम लोन रेट्स पिछले कई सालों के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं, तो अभी आपको लोन पास्ट के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। थर्ड, अगर आप अपना पहला घर खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो मेजर इनकम टैक्स बेनिफिट है वो ये कि 2 लाख रुपए तक आप साल में जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते हैं, देखिए ईएमआई 2 पार्ट्स में होते हैं। ईएमआई का कुछ हिस्सा प्रिंसिपल पे करने में जाता है, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जाता है। तो 2 लाख रुपए तक आप जो इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करेंगे ईएमआई का, उस पे आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी। यानी अगर आप 30% की स्लैब में हैं तो आप साल का 60,000 तक इनकम टैक्स बचा पाएंगे। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो वो 7 to 8% की रेट को और अफोर्डेबल बना देता है। फोर्थ, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम डिपेंड करता है कि आप किस इनकम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। उस पर आपको 3% से 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी होम लोन की इंटरेस्ट पे। यानी अगर आपको ये स्कीम भी मिल जाती है, आपको होम लोन 3, 4, 5% पे मिल रहा है। अगर हम फ्यूचर एप्रिसिएशन के बारे में भी बात करें तो पहली चीज़, इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का डिमांड फिर से अच्छा हो गया है, क्योंकि लोगों को एक और एक्स्ट्रा रूम चाहिए जिसको वो एक ऑफिस जैसे सेटअप दे सके। और कोविड तो चला जाएगा पर ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर रहेगा। कंपनीज भी इसकी इंपॉर्टेंस समझती है। ऐसे में अगले कुछ सालों तक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल होम की डिमांड अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा भी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में डिस्पोजल इनकम अगले कुछ सालों तक बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन की कैपेसिटी बढ़ती है तो प्रॉपर्टी की डिमांड रहती है। ऐसे में अगले 10-20 सालों तक भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड अच्छी रहने वाली है। इसका ये भी मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो ये सब कारणों से आप अगर पहला घर खरीद रहे हो तो आपको ज़रूर होम लोन लेना चाहिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अब दूसरी ज़रूरी बात, कितना होम लोन हमें लेना चाहिए। हम इतना लोन ना ले लें कि घर के खर्चे चलाने में मुश्किल होने लगे, आपके घर वाले कंप्लेंट करने लगे, या फिर आपको बस ऐसा लगने लगे कि आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। इसके लिए एक थंब रूल है, आप अपने ईएमआईज अपने मंथली सैलरी के 25% से ज़्यादा ना होने दें। अगर इससे ज़्यादा होगी तो खर्चे चलाने में मुश्किल आ जाएगी। मान लीजिए आप 50,000 रुपीज़ इनकम करते हैं तो उसका 25% मतलब 12,500 से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके आपको अंदाज़ा कितना होम लोन मिलेगा। आप अगर गूगल में सिंपल लिखेंगे होम ईएमआई कैलकुलेटर तो ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, आजकल 1 लाख अगर आपका होम लोन है तो उसकी ईएमआई 700 से 850 के करीब आती है।
यानी मान लीजिए आपकी ईएमआई 12,500 के आसपास आ रही है, तो आपका लोन कुछ 16 से 17 लाख के आसपास है। हर लाख रुपए पे 850 की ईएमआई आती है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप 5,000 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई कंफर्टेबली पे नहीं कर सकते। तो आपको 6 से 7 लाख रुपए से ज़्यादा लोन नहीं लेनी चाहिए। आप बात करते हैं लोन लेते वक्त किन बातों पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों को देख के लोन सिलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स ब्याज का दर कम हो उस पर ध्यान रखें। सेकेंडली, फ्लोटिंग और फिक्स्ड में से क्या चुनना चाहिए। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे जैसे बाजार में इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स के कारण उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं और बैंक में इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसमें अगर मान लीजिए आपने आज एक लोन लिया 8% पे, अगर होम लोन की दर जो जाती है 7%, तो आपका लोन का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। मगर कल अगर दर बढ़ के 9% हो जाए तो आपको भी 9% पे करना पड़ेगा। ये होता है फ्लोटिंग। दूसरा होता है फिक्स्ड। इसमें मान लीजिए आपकी होम लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड कर दिया गया 9%, तो बाजार में चाहे रेट 6% हो या 12%, आपका होम लोन अवधि तक वो इंटरेस्ट रेट 9% ही होने वाला है। तो हम किसको चुने, फ्लोटिंग या फिक्स्ड? हमको फ्लोटिंग चुनना चाहिए 2 कारणों के लिए। पहला, देखिए फिक्स्ड रेट में ना पहले से ही आज के दर से 1 से 1.5% ज्यादा करके रेट सेट किया जाता है। मान लीजिए आज आपको फ्लोटिंग होम लोन मिल रहा है 8% पे, तो फिक्स्ड आपको मिलेगा 9% पे। ऐसा बैंक या हाउसिंग फाइनेंस क्यों करते हैं? वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए करते हैं कि कल को अगर होम लोन रेट बढ़ के 10% हो जाए और हमने फिक्स्ड 8% में दे दिया, तो हमें 2% का लॉस हो जाएगा। ये मान के चलते हैं कि 1% तो आगे जाके कॉस्ट बढ़ेगी ही, 1% वो आज बढ़ा लेते हैं और 1% महंगा कर देते हैं फिक्स्ड रेट, तो 1% का सीधा सीधा आपको नुकसान होती है। फ्लोटिंग में भी अगर 1% रेट बढ़ा तो भी आपको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि फिक्स तो मिलता है 1% ज़्यादा पर ही। सेकेंड कारण ये, फ्लोटिंग में कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। यानी कोई भी कारण में अगर आपके पास पैसे आ गए और आप लोन को प्री पे करना चाहते हैं, फ्लोटिंग में आप जब चाहे प्री पे कर सकते हैं। कोई प्री पेमेंट चार्जेस या पेनल्टी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा आपको सेकेंड चीज़ क्या देखनी चाहिए? देखिए इंटरेस्ट रेट तो हो गया, लेकिन अक्सर ना प्रोसेसिंग चार्जेस, एडवांस चार्जेस लगते हैं। मतलब बैंक या फाइनेंस हाउस बहुत सारे चार्जेस लेते हैं आपके लोन को प्रोसेसिंग करने के लिए। ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, इसमें आप जरूर अच्छे से बार्गेन करिएगा, पैसे को जितना हो सके बचाने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि वो बैंक या फाइनेंस हाउस की सर्विसेज कैसे हैं, ऑनलाइन कितने फीचर्स हैं, कल आपको एक किस्त आगे देनी हो, कुछ भी करना हो तो उस ब्रांच की सर्विसेज कैसे हैं, ये सारे देखने हैं। ऑनलाइन हर तरह के फीचर्स या कन्वीनियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ, वो इंटरेस्ट रेट पास ऑन डिपॉजिट करने में कितने तेज़ है। देखिए कई बार क्या होता है, आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता है, जिस कारण बैंक या एनबीएफसीज भी इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। लेकिन कई बार कुछ एंटिटीज़ ऐसा नहीं करते या करने में बहुत देर लगा देती है, या फिर जितना कम होनी चाहिए उतना कम नहीं करती। ज़रा इसको गूगल करिएगा कि आप जहां से लोन लेने जा रहे हैं उन्होंने आरबीआई के कितने दिन बाद दर घटाए। अगला पॉइंट, आप ज़रूर अपने लोन का इंश्योरेंस भी करा ले। मान लीजिए आपने लोन लिया, कई सालों तक आपने कई किस्त भी पटा ली, लेकिन उसके बाद आपके साथ कोई हादसा हो गया जिसके कारण आपके परिवार वाले को ईएमआई पतानी है और वो इतने सक्षम नहीं है कि ईएमआई पता सके। तो ऐसे में आपने जो पेमेंट अभी तक किए वो भी दब जाएंगे और आपके परिवार वाले जिनके लिए आपने वो घर खरीदा था उन्हें वो घर मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए होम लोन का इंश्योरेंस करा ले, जिसके आपके पीछे से भी इंश्योरेंस कंपनी होम लोन की किस्त देती रहे और आपके परिवार को अपने सपनों का घर मिला रहे। तो अब जब होम लोन के बारे में लगभग हर कुछ जान ही गए हैं, तो बहुत अच्छा होगा ना अगर आपके होम लोन अप्लाई भी, केवाईसी भी, पेपर वर्क भी ऑनलाइन ही हो जाए। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लेकर आया है एस, जहां आप ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। वो आपको एलिजिबिलिटी भी बता देंगे, आपका केवाईसी भी वीडियो में हो जाएगा और बहुत सारी दौड़ भाग बच जाएगी। एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि हम मान लीजिए 20 साल के लिए लोन लिए थे, लेकिन 10 साल बाद हम ऐसी स्थिति में हैं कि लोन को पूरा पे ऑफ कर सके, तो हमें क्या करना चाहिए? लोन को चलते दिए दूसरी जगह में वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लोन को मिटा देना चाहिए? इसका कोई सिंपल सा आंसर नहीं हो सकता। आंसर है कि आप किस में कंफर्टेबल है,
किसमें आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको सर पे लोन है, इस वजह से नींद नहीं आती है, तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सुख चैन से अच्छे नहीं हो सकते, आप पे ऑफ कर दीजिए। सेकंड केस में अगर आपको PMAY, इनकम टैक्स बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आपको सिर्फ 3 to 4% होम लोन देना पड़ रहा है, तो आपको ज़रूर दूसरी जगह में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले तो होम लोन को चलने दें, अगर नहीं मिले तो पे ऑफ करने में समझदारी है।